क्या मुझे बेच दिया है? दुल्हन के जोड़े में मौजूद लड़की खुद से सवाल किया। उस अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कमरे के अंदर चल रही बातों को आगे सुनती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आखिर वाली बात सुनकर तो उस लड़की आंखें खौफ से फैल गई। ना जाने उसने ऐसा क्या सुन लिया था कि वो अपने कम्ध पीछे लेते हुए खुद से बोली, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। उस लड़की के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। मेरे घरवाले मेरी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते, नहीं। 1 महीने पहले शिमला के एक शमशान घाट में एक चिता जल रही थी। उस चिता के सामने एक 19 साल की लड़की अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। वहीं पीछे खड़े 3 पुलिस वाले उस लड़की को रोते देखा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक पुलिस वाला दूसरे से बोला, इस सुमत चौहान ने अपने लालच के चक्कर में अपनी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद कर ली। दूसरा पुलिस वाला बाकी दोनों पुलिस वालों से बोला, मिस्टर चौहान की जिंदगी कहाँ बर्बाद हुई, वो तो अपनी कंपनी में 10 करोड़ का घपला करके मार गए और पीछे अपनी बेटी को अकेला छोड़ गए। तीसरा पुलिस वाला बोला, मिस्टर चौहान के परिवार को इन्फॉर्म किया गया था पर उनमें से कोई भी इनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुआ। पहला पुलिस वाला बाकी दोनों पुलिस वालों से बोला, एक क्रिमिनल की अंतिम यात्रा में कौन शरीफ इंसान शामिल होना पसंद करेगा। वो तीनों पुलिस वाले उस लड़की को बलक बलक कर रोते देख रहे थे। उस लड़की को इस वक्त किसके सहारे की जरूरत थी पर उसको सहारा देने वाला भी कोई नहीं था। तभी एक पुलिस वाला उस लड़की के पास आकर अपनी कड़क आवाज में बोला, मिस आयशा, तुम्हारे पास घर खाली करने के लिए बस 2 घंटे बाकी हैं। अगर तुमने 2 घंटे में कंपनी से मिला घर खाली नहीं किया तो तुम्हें जेल हो सकती है। आयशा इंस्पेक्टर की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती। वो तो बस अपने पिता की जालती चिंता को देखकर रो रही। उसको इस वक्त कोई होश नहीं था। तभी वो पुलिस वाला फोन करके पास के पुलिस स्टेशन से एक लेडी कांस्टेबल को बोलता है। वो लेडी कांस्टेबल वहां कर जबरदस्ती आयशा को उसके घर लेकर पहुंचती है। लेडी कांस्टेबल बड़ी अकड़ में आयशा से बोली, लड़की, तुम्हारे पास बस 1 घंटा 30 मिनट बचे हैं, अपना सामान समेटा कर इस घर से निकल। आयशा रोते हुए अपना सामान पैक करती हैं और घर के अंदर से बाहर आती हैं और एक बार पलट कर घर को अंदर देखती हैं। ये वही घर है जिसमें वो पैदा हुई थी और उसका बचपन गुजरा था और आज उसको इस घर से जबरदस्ती निकला जा रहा है। लेडी कांस्टेबल घर के डोर बंद करके उसके ऊपर ताला लगा देखती हैं और वहां से पुलिस जीप में बैठकर निकल जाती हैं। आयशा अपने घर के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे पड़ोसियों को उम्मीद भरी निगाहों से देखती हैं पर कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आता। सभी पड़ोसी मुंह बनाकर अपने अपने घर में चले जाते हैं। उन सबको की नज़र में आयशा के पिता दोषी थे। आयशा रोते हुए उस कॉलोनी से बाहर निकल जाती हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है। रात के अंधेरे में आयशा शिमला की सुनसान सड़क पर अपना सूटकेस लेकर चल रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी आयशा अपने फ़ोन से किसको फ़ोन लगती हैं और दूसरी तरफ से 2-3 रिंग बाद कोई फ़ोन रिसीव कर लेता है। आयशा रोते हुए बोली, दादी, पापा नहीं रहे, मैं अकेली हो चुकी हूँ। आयशा की दादी रोते हुए बोली, मेरी बच्ची, मुझे सब पता है, तुम यहाँ मुंबई आ जाओ। आयशा ओके बोलकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती हैं और वो बस स्टैंड की ओर बढ़ जाती हैं। वही बस स्टैंड पर 4-5 गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी खड़े थे। सबके हाथ में आयशा की फ़ोटो थी। वो लोग वहाँ खड़े हर किसी से फ़ोटो दिखा दिखाकर आयशा के बारे में पूछ रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जो वहाँ बैठा था फ़ोटो देखकर बोला, अरे, इस लड़की को तो मैंने अभी अभी मुंबई जाने वाली बस में चढ़ते देखा है। ये सुनते ही एक गुंडा तेजी से भागा और बाकी भी उसके पीछे दौड़े। बस स्टैंड से थोड़ी दूर पर खड़ी बस अब चलने लगी थी। वो लोग जैसे ही बस के पास पहुंचे, बस स्पीड पकड़कर आगे निकल गई। गुस्से में दांत भींचते हुए एक आदमी बोला, लड़की, तू चाहे जितनी भाग ले, लेकिन आखिर में तुझे हमारे पास ही आना है। बाकियों ने सहमति में सिर हिलाया। वो सब अपनी लाल आंखों से बस को जाते हुए देख रहे थे। प्रेजेंट में मुंबई शहर के रईसों में से एक महेश चौहान का बंगला दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वही एक रूम में एक लड़की ड्रेसिंग टेबल के सामने बड़ी ही नर्वस सी खड़ी थी। वो लड़की खुद को मिरर में देख रही थी। उसकी आंखों के कोने में मोटे मोटे आंसू ठहारे हुए थे। देखने से वो लड़की किसी संगमरमर की मूर्ति सी लग रही थी। दूध सा गोरा बदन, उसके ऊपर उसकी तितली जैसी बूरी आंखें, लंबे रेशमी काले बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे। उस लड़की के गुलाबों से नाजुक खूबसूरत होंठ, हाइट 5 फीट 4 इंच, परफेक्ट बॉडी शेप। उस लड़की को देखकर ऐसा लगता रहा था जैसे भगवान ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया हो। तभी उस रूम का डोर खुलता है और एक लड़की स्टाइलिश साड़ी पहनकर रूम के अंदर कैट वॉक करते हुए आती हैं और बेड पर बैठकर दुल्हन के जोड़े वाली लड़की से घनमट भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, आयशा, तुम तो आज बड़ी खुश लग रही हो। और खुश हो भी क्यों ना, आज तुम्हारी शादी मुंबई के सबसे रईस आदमी के साथ जो होने जा रही है।
आयशा उस दूसरी लड़की की तरफ घूमकर रौंदू आवाज में बोली, सिद्ध दी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। आयशा की बात सुनकर सिद्ध इविल स्माइल करते हुए बोली, आयशा तुम ये पढ़ाई वढ़ाई अब भूल जाओ, तुम्हें अब घर संभालना है, अपने पति को बस्तर पर खुश करना है। आयशा रौंदू आवाज में बोली, दी मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज आप चाचा चाची से बोलाकर ये शादी करवा दीजिए। सिद्ध आयशा के बेबस चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे आयशा तुम्हें तो मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के बारे में बताना ही भूल गई, मैंने सुना है मिस्टर अग्निहोत्री बहुत ही अयाश किस्म के आदमी हैं। उसका नाम हर एक मॉडल और एक्ट्रेस के साथ जुड़ा है और सबसे खास बात मिस्टर अग्निहोत्री को बस्तर पर एक बार में 2 लड़कियां चाहिए होती हैं और शायद तुम्हें अपनी सुहागरात की सजे किसी दूसरी लड़की के साथ शेयर करनी पड़े, बेस्ट ऑफ लक। सिद्ध चिढ़ने वाली मुस्कान मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल जाती हैं। आयशा सिद्ध की बातें सुनकर डर जाती हैं और अपना लहंगा पकड़कर भागते हुए अपने चाचा चाची के रूम के बाहर पहुंचती हैं। इससे पहले आयशा रूम के अंदर जाती उससे पहले ही उसके कानों में अपनी चाची की बात पड़ती है, महेश मुझे नहीं पता था इस आयशा को बचाने पर हमें इतने पैसे मिल सकते हैं, आज ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर से चली जाएगी। आयशा के चाचा हंसते हुए अपनी वाइफ से बोलें, डोली बेबी तुम तो बस अब पैसे गिनने की तैयारी करो। क्या मुझे बेच दिया है? आयशा खुद से बोला, उस अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा था, वो कमरे के अंदर चल रही बातों को आगे सुनती हैं। डोली महेश से धीमी आवाज में बोली, महेश कल जब मैं मिस्टर अग्निहोत्री के विला गई थी तो मैंने चोरी छुपे उसकी बातें सुन दी, वो अपनी सुहागरात पर। डोली की आखिर वाली बात सुनकर तो आयशा की आंखें खौफ से फैल गई, वो अपने कंध पीछे लेते हुए खुद से बोली, ऐसा नहीं हो सकता। आयशा के चेहरे पर खौफ सा दिख रहा था, मेरे घरवाले मेरी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते, नहीं। आयशा वहां से भागते हुए एक रूम के अंदर पहुंचती हैं, उस रूम में घर का सारा टूट हुआ सामान भर हुआ था और एक कोने में जमीन पर एक बस्तर लग हुआ था और एक टूटे टेबल पर कुछ पहने के कपड़े, किताबें और एक बैग रखा हुआ था और उस टेबल के नीचे एक छोटा सा पिंजरा रखा हुआ था। आयशा उस पिंजरे के पास जाकर उस पिंजरे को खोलकर एक वाइट और ब्राउन कलर के मोटे से गोलू मोलू खरगोश को बाहर निकलती हैं और उस खरगोश को अपने सीने से लगकर रोते हुए बोली, रोली चाचा चाची ने मुझे एक गंदे आदमी को बचे दिया और वो आदमी मेरे साथ। आयशा अपनी बात पूरी नहीं बोल पाती। आयशा अपने खरगोश को अपने सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं, तभी व्हील चेयर पर बैठी एक बूढ़ी औरत स्टोर रूम में आती हैं और अपनी घबराई आवाज में आयशा से बोली, आयशा मेरी बच्ची तू ये शादी नहीं कर सकती, ये शादी नहीं सौद है, महेश और डोली ने तुम्हारी उम्र से 8 साल बड़े आदमी को तुम्हें बचे दिया है। आयशा उस बूढ़ी औरत के सामने घुटनों के बल बैठ जाती हैं और फिर रोते हुए बोली, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से चाचा चाची ने हमें एक एक दाने के लिए तरस दिया, ऐसा कोई जुल्म नहीं जो उन्होंने मेरे ऊपर ना किया हो, फिर भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मुझे एक अयाश आदमी को बेच। आयशा अपनी दादी के कान में कुछ बताती हैं, जो सुनकर दादी की आंखें भी खौफ से फैल जाती हैं। दादी घबराए आवाज में बोली, मेरी बच्ची यहाँ से कहीं दूर भाग जाता और कभी मुड़कर यहाँ मत देखना। आयशा अपनी दादी की बात सुनकर रोते हुए बोली, दादी आपका क्या? सुधा जी दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बच्ची मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, आज मारी कल दूसरा दिन, पर तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी बाकी है और तुझे अपने पापा के ऊपर लगा झूठा इलाज भी तो हटना है, तू भाग जा। आयशा अपनी दादी की गोद में सिर रखकर रोते हुए बोली, दादी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुधा जी आयशा के सिर पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, आयशा मेरी बच्ची तू उस घटिया आदमी से शादी नहीं कर सकती, अगर ये शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी बच्ची भाग जा भाग जा। आयशा अपने यार के साथ भाग गई हैं। मेड भागी भागी मंडप में पहुंचती हैं और घबराई आवाज में सभी से बोली, आयशा अपने यार के साथ भाग गई हैं, वो अपने रूम में नहीं है। मंडप पर बैठा दुल्हा झटके से खड़ा हुआ है और अपना सहारा हटाकर अपने पास खड़े अपने बॉडीगार्ड के हाथ से गन छीनकर उस मेड के माथे के बीचों बीच 2 गोल चला देता है। मंडप में सन्नाटा छा जाता है। दूल्हा महेश को अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, चौहान मैंने उस लड़की को पूरे 50 करोड़ देकर खरीदा है, अगर वो आधे घंटे में मंडप पर नहीं आई तो यहाँ मैं लाशें बिछ दूंगा। दूल्हे का ऑरा इतना खतरनाक था कि किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दूल्हे की काली गहरी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। वहां मौजूद मेहमान को अब अपने ऊपर मौत मंडरती नजर आ रही थी। महेश दूल्हे के सामने हाथ जोड़कर बोला, मिस्टर अग्निहोत्री आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आयशा को मंडप पर लेकर आता हूँ।
महेश अपने बॉडीगार्ड से गुस्से में बोला, आयशा को ढूंढ कर लेकर आओ। बॉडीगार्ड आयशा को ढूंढने चले जाते हैं। तभी बंगलों का वॉचमैन वहां भागते हुए आता है और घबराए आवाज में महेश है बोलता है, सर आयशा एक लड़के के साथ टैक्सी लेकर कहीं चली गई हैं। महेश गुस्से में वॉचमैन के पास आकर उसके कॉलर पकड़कर बोला, तू उसको रोक नहीं सकता है। वॉचमैन महेश के गुस्से से डरते जाता है और डरते हुए बोला, सर मैंने बहुत कोशिश की थी, पर वो मेरा बेवकूफ़ बनाकर भाग गई, पर मैंने उसकी टैक्सी का नंबर नोट कर लिया है। महेश वॉचमैन के कॉलर छोड़ देता है। वॉचमैन महेश को टैक्सी का नंबर बताता है। मिस्टर अग्निहोत्री महेश को एक लात मारकर गिर देता है और गुस्से में दांत बींच कर बोला, अब रणविजय अग्निहोत्री खुद अपनी दुल्हन को ढूंढेगा। रणविजय अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और बॉडीगार्ड वॉचमैन से टैक्सी का नंबर लेता है। रणविजय महेश के सीने पर पैर रखकर खतरनाक अंदाज में बोला, अगर मुझे वो लड़की नहीं मिली तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा है, और रणविजय अपने बात बोलकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक टैक्सी मुंबई की सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। टैक्सी ड्राइवर पीछे बैठे लड़का लड़की से पूछता है, आपको कहाँ जाना है, कुछ तो बताओ। वो लड़की रोते हुए टैक्सी ड्राइवर से पूछती है, बस स्टैंड। लड़की के साथ बैठा लड़का बोला, आयशा तुम पागल हो गई हो, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, इस मामले में वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आयशा अपनी गोद में मौजूद खरगोश से पूछती है, रोली हम पुलिस स्टेशन चले। खरगोश आयशा को देखकर गर्दन हिलाता है। आयशा रोली खरगोश की गर्दन हिलाने को हाँ मानकर टैक्सी का ड्राइवर से बोली, ओके अंकल आप टैक्सी पुलिस स्टेशन लेकर चलो। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ लेता है। कुछ देर में टैक्सी पुलिस स्टेशन के सामने रुकती है। आयशा टैक्सी से उतरती है। आयशा घबराए आवाज में टैक्सी ड्राइवर से बोली, अंकल मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो टैक्सी ड्राइवर आयशा की ज्वेलरी को देखकर बोला, ये ज्वेलरी तो है। आयशा मायूस चेहरा बनाकर बोली, ये सब नकली हैं। वो टैक्सी ड्राइवर आयशा के ऊपर तस खाकर पैसे छोड़ देता है और अपनी टैक्सी लेकर निकल जाता है। आयशा उस लड़के से घबराए आवाज में बोली, कवि मुझे डर लग रहा है। कवि आयशा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं हूं ना। वो लोग पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचती हैं। आयशा कांस्टेबल के पास आकर रोते हुए बोली, कांस्टेबल अंकल मेरे चाचा चाची मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। कांस्टेबल आयशा को ऊपर से नीचे तक देखता है। आयशा को दुल्हन के जोड़े में देखकर पान चबाते हुए बोला, शादी से भागकर आई हो। आयशा और उसका खरगोश हाँ में सिर हिलाते हैं। कांस्टेबल आयशा को इंस्पेक्टर के पास लेकर पहुंचता है। आयशा इंस्पेक्टर को रोते हुए सारा मामला बताती है। इंस्पेक्टर आयशा को पास ही के बेंच पर बैठने को बोलता है। आयशा अपने खरगोश को लेकर बेंच पर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर कवि से पूछताछ करता है, तुम कौन हो, इस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है। कवि आयशा की तरफ देखकर बोला, हम दोस्त हैं। इंस्पेक्टर उस लड़के को देखते हुए कोने में जाकर किसको फोन करके बोला, सर लड़की और लड़का मिल गए, आप जल्दी आ जाएं। वही आधे घंटे बाद पुलिस स्टेशन के बाहर एक कार आकर रुकती है। उस कार से महेश और डोली उतरते हैं। वो दोनों तेज कदमों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं। वो लोग आयशा को कवि के साथ एक बेंच पर बैठे देखते हैं। डोली आयशा को देखकर गुस्से में बोली, बदजल्न हमने तुझे सहार दिया और तू तुम्हारे मुंह काले पोत कर शादी से इस ड्राइवर के साथ भाग आए। आयशा डोली को गुस्से में देखकर डर जाती हैं और कवि की बाजू पकड़ लेती हैं। महेश आयशा के पास आकर गुस्से में दांत बींच कर बोला, तुझे क्या लगता है ये कल का लड़का तुझे बचा लेगा, तुझे मिस्टर अग्निहोत्री से शादी करनी ही पड़ेगी। आयशा ना में सिर हिलाती हैं। कवि इंस्पेक्टर से चिल्लाते हुए बोला, सर आप देख रहे हैं ये लोग कैसे अपनी भतीजी को शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं। इंस्पेक्टर अपनी चेयर पर बैठकर बोला, भाई ये इनकी फैमिली का मामला है, मैं इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। एक कांस्टेबल कवि को आयशा से दूर करके खींचते हुए लॉकअप में ले जाकर डाल देता है। कवि गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आप लोगों ये ठीक नहीं कर रहे। इंस्पेक्टर दांत दिखाते हुए बोला, हमें तो ऐसे ही हैं। आयशा डर से कांप रही थी। डोली गुस्से में आयशा के पास आकर उसके गाल दबाते हुए बोली, बदजल्न तेरी मर्जी नहीं पूछ रहे हैं, तुझे मिस्टर अग्निहोत्री से शादी करनी ही होगी। अगर शादी नहीं करनी तो भी अब तुम्हें मिस्टर अग्निहोत्री के साथ ही रहना होगा। आयशा अपनी चाची को आंसू भरी आंखों से देखती हैं। आयशा की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चाची से रिक्वेस्ट कर रही हो वो उसके साथ ऐसा ना करें। महेश आयशा से गुस्से में दांत बींच कर बोला, मिस्टर अग्निहोत्री बस आ रहे हैं, अगर उनके सामने कोई नाटक किया तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। रोली खरगोश
जो आयशा की गोद में ही बैठा था, वो चाची को अपनी भाषा में बोला, चू चू चू, आयशा को परेशान मत करो। चाचा चाची आयशा को डर धमका रहे थे ताकि वो चुपचाप मिस्टर अग्निहोत्री से शादी कर ले, क्योंकि अगर आयशा मिस्टर अग्निहोत्री को नहीं मिली तो इसके बदले महेश और डोली को मौत मिलेगी। आयशा डोली से छूटकर कवि के पास आकर उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, कवि मुझे बचा लो, ये मेरी शादी उस शैतान आदमी से करवा देंगे और वो मेरे साथ। आयशा आगे बोल नहीं पाती। धीमी धीमी बारिश हो रही थी और वही पुलिस स्टेशन के बाहर कारों का काफिला आकर खड़ा होता है। काफिले के की तीसरे नंबर की कार का डोर ड्राइवर फटफट खोलता है। कार से रणविजय उतरता है। 6 फीट 2 इंच के बेहद हैंडसम और डैशिंग, गोरा चिटा, काली गहरी आंखों, ब्रेड शोल्डर, मस्कुलर चेस्ट और 8 पैक एब्स। रणविजय एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मालिक था। उसकी शार्प जॉलाइन उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रही थी। लड़की रणविजय के साथ रात बिताने के मौके ढूंढते रहती थी। रणविजय के साथ नाम जुड़ने का मतलब था फेम। रणविजय अपनी शेरवानी को ठीक करता है और एरोगेंट एटीट्यूड में चलते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचता है। रणविजय के पीछे उसके बॉडीगार्ड की फौज थी। रणविजय की नज़र आयशा को टॉर्चर करती डोली पर जाती है तो उसका ऑरा खतरनाक हो जाता है। उसके एक्सप्रेस डार्क हो जाते हैं और आस पास की चीजें अंधेरे में चली गई थी। वो गुस्से में दांत बींचकर महेश से बोला, ये लड़की अब मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी बीवी की हिम्मत भी कैसे हुई इसको टॉर्चर करने की। डोली डर के मारे आयशा से दूर हो जाती है। रणविजय अपने एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड डोली के पास आता है और पूरे पुलिस स्टेशन में चटका की आवाज गूंज उठाती है। डोली फर्श पर गिरी हुई थी और उसका हाथ उसके गाल पर था। रणविजय डोली को घूरते हुए कोल्ड वॉइस बोला, अगर अगली बार आयशा से ऊंची आवाज में बात भी की तो अगली बार गलती करने के लिए जिंदा नहीं बचोगी, समझी। डोली जमीन पर पड़ी हुई ही हाँ में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई कॉम टू मी। आयशा ना में गर्दन हिलाती है। रणविजय का खतरनाक एटीट्यूड देखकर आयशा का दिल डर से बैठा जा रहा था। आयशा यही सोच रही थी, अगर उसकी शादी इस खतरनाक आदमी से हो गई तो उसका क्या होगा, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। रणविजय सर्द निगाहों से आयशा को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, डोंट टेस्ट माय पेशेंट्स, कॉम फास्ट। आयशा अपनी जगह पर वैसे ही बैठी थी जैसे वो वहीं चिपक गई हो। रणविजय आयशा को अपनी बात ना मानते देखकर अपने बॉडीगार्ड से कोल्ड वॉइस में बोला, इस लड़के कवि के टुकड़े टुकड़े करके चिलकों को डाल दो। आयशा समझा जाती है, रणविजय कवि के बारे में ही बात कर रहा है। आयशा फटाफट रणविजय पास आ जाती है और रौंदू आवाज में बोली, कवि ने को कुछ मत करना। रणविजय अपनी लेडी के मुंह से परमर्द का नाम सुनकर उसका जबड़ा कस जाता है। रणविजय आयशा की गोद में रोली को देखता है और आयशा से रोली को छीनकर अपने बॉडीगार्ड को दे देता है। आयशा रोली के दूर होते ही चीखते हुए बोली, मेरे रोली को कुछ मत करो। रणविजय शमशेर को इशारा करता है। शमशेर लॉकअप में जाता है और कवि के चेहरे पर पंच बरसने लगता है। कवि को छोड़ दो, वो मार जाएगा, प्लीज कवि को छोड़ दो। आयशा के हाथ रणविजय की पकड़ में जकड़े हुए थे और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सामने लॉकअप में शमशेर ने कवि को जमीन पर गिरा दिया था और लगातार उसके चेहरे पर घूंसे बरसा रहा था। कवि के चेहरे पर खून के निशान साफ दिख रहे थे और वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा था। रणविजय के चेहरे पर काला साया छाया हुआ था, उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो एक हाथ से आयशा की कमर को मसल रहा था। रणविजय आयशा के ऊपर हल्का सा झुककर धीरे से लेकिन गुस्से में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बटरफ्लाई। आयशा ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए रोते रोते कहा, प्लीज छोड़ दो उसे, उसने कुछ नहीं किया, प्लीज मत मारो उसे। रणविजय ने उसकी बात अनसुनी करते हुए अपने हाथों की पकड़ और भी मजबूत कर ली। आयशा की कमर में तेज दर्द उठा, लेकिन रणविजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आवाज अब और भी खतरनाक हो चुकी थी, तुमने रणविजय अग्निहोत्री के खिलाफ जाने की हिम्मत की। अपने इस आशिक की मौत अब तुम्हारी आंखों के सामने होगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। कवि अब बेहोशी के कगार पर था और शमशेर का हर वार उसे मौत के और भी नजदीक धकेल रहा था। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसका मन अंदर से टूट चुका था। उसने फिर कोशिश की खुद को छुड़ाने की। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मत करो ये सब। रणविजय की नजरें अब सीधे शमशेर पर थी। उसने एक इशारा किया और शमशेर ने कवि की तरफ से हाथ खींच लिए, लेकिन रणविजय का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। वो आयशा के ऊपर झुकते हुए उसके कान में धीरे से बोला,
अब देखना तुम मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। बटरफ्लाई। रणविजय की आंखों में गुस्से के शोले दहक रहे थे। आयशा बेबस हो चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। रणविजय ने उसे अपनी ओर खींचते हुए और भी करीब कर लिया। उसकी सांसें अब और भारी हो चुकी थीं। तुम्हारे मंडप से भागने की कीमत अब तुम्हारे यार को चुकानी होगी। तुम्हें अब मेरा असली चेहरा दिखेगा। आयशा ने रणविजय की आंखों में देखा, वहां सिर्फ नफरत और अहंकार दिख रहा था। वो और भी जोर से रोने लगी, लेकिन उसकी आवाज रणविजय के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। रणविजय ने अपने बॉडीगार्ड से गन ली और सीधे कवि के दोनों पैरों पर निशाना लिया, और गोली की आवाज के बाद वहां कवि की चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। रणविजय सबको इशारे से बाहर जाने को बोलता है। रणविजय का इशारा मिलते ही सब बाहर निकल जाते। सबके बाहर जाते ही रणविजय आयशा को दीवार से सद देता है। आयशा रणविजय से गिड़गिड़ाते हुए खुद से दूर रहने को बोल रही थी। रणविजय आयशा को ऊपर से नीचे तक देखकर अचानक ही टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए डीप वॉइस में बोला, फास्ट नाइट में बहुत मजा आने वाले हैं। फास्ट नाइट का जिक्र आते ही आयशा की आंखें खौफ से फैल गई। आयशा अपनी तितली जैसी आंखों से रणविजय को ही देख रही थी। आयशा के डर के कारण कांप रहे गुलाबी होंठ रणविजय को अपनी ओर बुला रहे थे। रणविजय आयशा के होंठों के एकदम करीब आकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहना है, तो अब ता तुम्हें करना है, मेरी वाइफ बनना है या मेरी मिस्ट्रेस। आयशा कांपती आवाज में रणविजय से बोली, मुंह मुंह मुझे आप पसंद नहीं हो, मुझे आपके साथ कैसे भी नहीं रहना। आयशा की बात सुनकर रणविजय के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं, और वो गुस्से में आयशा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है, और आयशा के होंठों को कुतरने लगता है। रणविजय की इस हरकत से आयशा को दर्द होने लगता है। आयशा रणविजय की मस्कुलर चेस्ट पर हाथ रखकर उसको खुद से दूर पुश करती है। पीडीसी आयशा का जोर हटे कटे रणविजय पर नहीं चल रहा था। रणविजय का एक हाथ आयशा की खुली कमर पर चलने लगा था। रणविजय अपनी बॉडी से आयशा की बॉडी को रब करने लगता है। आयशा की हालत खराब होने लगी थी। रणविजय आयशा की बॉडी से आ रही खुशबू से मदहोश हो रहा था। उसकी आंखों में डिजाइन उभर आए थे। रणविजय 10 मिनट में बंद आयशा के होठों को फ्री करके अपने होठों पर जीभ से लकी करते हुए डीप वॉइस में बोला, अब शादी से पहले सुहागरात होगी। आयशा जो रोते हुए अपनी सांसें संभाल रही थी, वो रणविजय की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं। खौफ से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। रणविजय आयशा का दुपट्टा साइड करके उसके विजिबल हो रहे क्लेवीज को अपनी डिजायर भरी नजरों से देखने लगता है। आयशा डर से कांपते हुए रणविजय से बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। रणविजय को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो इस वक्त मदहोश हो गया था। रणविजय आयशा के उभार पर अचानक से ही भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। वही बाहर तक आयशा के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। आयशा लगातार रणविजय को खुद को छुड़ाने को बोल रही थी। डोली आयशा की दर्द भरी आवाजें सुनकर बहुत खुश हो रही थी। रणविजय आयशा को अपनी गोद में उठाकर इंस्पेक्टर के टेबल पर लेकर लेट देता है, और खुद आयशा के ऊपर आ जाता है और रणविजय के सामने गिड़गिड़ा रही थी। पर रणविजय को उसके आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। वो सब कुछ इग्नोर करके आयशा के होंठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। अपने हाथ पर चला रही थी तो रणविजय आयशा के हाथों की उंगलियों अपनी उंगलियों में उलझा लेता है, और आयशा के पैरों को अपने पैरों के बीच में जकड़ लेता है। आयशा की आंखों से आंसू बहा रहे थे, पर रणविजय उनको इग्नोर कर रहा था। रणविजय आयशा के होंठों पर वाइल्ड किस कर रहा था। आयशा टेबल और रणविजय के बीच में दबी हुई थी। दोनों के बदन एक दूसरे से कुछ यूं चिपके हुए थे कि वो दो जिस्म एक जान लग रहे थे। आयशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, पर रणविजय आयशा के होंठों से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही लॉकअप में तड़पता कवि ये नजारा देखकर रो रहा था। उसके सामने उसकी दोस्त की एक जानवर इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहा था। तभी कवि की चीख निकल जाती है। कवि ने ऐसा क्या देखा जो उसकी चीख निकल गई? क्या रणविजय आयशा की इज्जत के साथ खेलकर उसको रुसवा कर देगा? बदलों की गर्जन की आवाज माहौल में गूंज उठी थी। वो सब आदमी अपनी सर्द निगाहों से रणविजय की कार के काफिले को देख रहे। वही रणविजय के भी सभी बॉडीगार्ड कार से उतरते हैं। रणविजय के बॉडीगार्ड के हाथों में भी गन थी। बॉडीगार्ड का लीडर शमशेर अपनी कर्कश आवाज में उन आदमियों से बोला, तुम लोगों कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत की बॉस के रास्ते में आने की? उन आदमियों का लीडर आगे आकर शमशेर से तेज आवाज में बोला, हम कौन हैं ये तुझे ये जाने की जरूरत नहीं है, तू बस हम ये बता वो छिकरी कौन सी गाड़ी में बैठी है। शमशेर अपनी कर्कश आवाज में उस आदमी से पूछता है, कौन छोकरी? वो आदमी अपनी तलवार पर अंगूठा घूमते हुए तेज आवाज में बोला,
आयशा चौहान, वही कार के अंदर रणविजय तो आयशा के साथ जोर जबरदस्ती पर उतार हुआ था, उसने आयशा का ब्लाउज कंधे पर से फंड दिया था। रणविजय आयशा के होठों को छोड़ने को राजी ही नहीं हो रहा था, तभी अपनी कार की विंडो पर बार बार नोक होने से वो गुस्से से पागल हो जाता है। रणविजय गहरी सांस छोड़कर आयशा को उसके दुपट्टे से कवर करके विंडो का कांच नीचे करता है। रणविजय शमशेर को अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखें से घूरते हैं। शमशेर सिर झुकाकर बोला, बॉस 40-50 गुंडे आयशा मैम को पीछे हैं। रणविजय शमशेर की बात सुनकर कार से बाहर आता है। वो कार में डरी सहमी बैठी आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, कार से अगर एक भी कदम बाहर निकला तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रणविजय आयशा को कार में छोड़कर चला जाता है। वो गुंडे रणविजय को देखकर शमशेर से बोले, अबे ओ गधे, हमने तुम्हें छोकरी को लाने को बोला था और तू छोकरे को लेकर आ गया। रणविजय शमशेर से उसकी गन छीन कर अचानक ही उस आदमी पर गोली चला देता है। तभी उन सब के कानों में एक तेज आवाज में बोला, बॉस मैम भाग गई। रणविजय पीछे मुड़कर देखता है। आयशा अपना लहंगा पकड़कर वहां से भाग गई। फिर क्या था, सब लोगों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर आयशा के पीछे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक रूम में हल्की हल्की रोशनी थी। रोशनी के बीच एक खूबसूरत लड़की नीले रंग की साड़ी में सजी संवरी खड़ी थी। उसका चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था, मगर आंखों में कुछ और ही इशारा था। सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी साड़ी का पल्लू हाथ में लेते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। उसने धीरे से साड़ी के पल्लू को सरकाया और अपने होंठ उसके कंधे पर रख दिए। लड़की की धड़कनें तेज हो गईं। उसने एक धीमी सी सिसकी ली। वो आदमी धीरे धीरे उसके गालों पर अपने होंठ रखता चला गया और लड़की के होंठ कांपने लगे। उसने उसकी गर्दन पर किस की तो लड़की ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक और सिसकी निकली। साड़ी अब उसके कंधे से नीचे सरक रही थी और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। फिर उसने लड़की के कानों के पास अपने होंठ रखकर एक हल्की बाइट दी। लड़की हल्की चीख सी निकालते हुए और वो उस आदमी के कंधों से कसकर लिपट गई। उसकी साड़ी अब और नीचे सरक चुकी थी और उस आदमी ने कमर पर धीरे से अपने हाथ फेर रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके पेट को छूने लगी, लड़की ने और गहरी सांस लेते हुए उसे अपनी बाहों में और कस लिया। वो लड़की सेक्सुअल वॉइस में बोली, जानू गुदगुदी हो रही हैं। वो आदमी मदहोशी भरी आवाज में बोला, कुछ देर बाद दर्द भी होगा, जाने मन। लड़की सांसों की गर्मी है रही थी और आदमी के कानों तक पहुंच रही थी। उसकी उंगलियां अब उसके नेवल पर चल रही थी। लड़की मदहोश थी। उसकी सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। लड़की की साड़ी फर्श पर खड़ी चुकी थी। वो आदमी उस लड़की के उभारों को सहलाता है। वो आदमी फिर लड़की को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटाने लगा देता है। तभी अचानक उस आदमी का फोन बजने लगा। वो झुंझलाया हुआ सा रुका। लड़की अंगड़ाई लेते हुए बोली, जाने रुक क्यों गए? वो आदमी गुस्से में बोला, तुम रोको जरा। लड़की का मुंह बन गया। उस आदमी गुस्से में उसने दांत भींच लिए और कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, भैया जी छोकरी भाग गई। उस आदमी की आंखों में आग सी चमक उठी। वो फोन में गुर्राया, वो छोकरी किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर इस बार तुम लोग हाथ आए तो। फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदमी डरते हुए बोला, भैया जी आप चिंता मत कीजिए, हम उस छोकरी के पीछे ही हैं। वो आदमी फोन डिस्कनेक्ट करके ड्राइवर सीट पर बैठे हुए अपने साथी से बोला, छोकरी हाथ से जानी नहीं चाहिए, गाड़ी भाग। बचाओ, बचाओ। आयशा अपना लहंगा पकड़कर तेजी से सुनसान सड़क पर भाग रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और उसे पीछे आती कारों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो डर से पसीने में नहाई हुई थी। कारें करीब आ रही थीं, लेकिन अंधेरे में उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक कारें उसके पास आकर रुक चुकी थी। चारों तरफ से दरवाजे खुले और दर्जन भर गुंडे तलवारें लिए कारों से बाहर निकलने लगे। गुंडा का लीडर, जिसकी आंखों में गंदा इरादा साफ झलक रहा था, आयशा के पास आया। उसने उसके बालों को झटके से पकड़ा और बेहद छिछोरी हंसी के साथ बोला, छोकरी, तूने हमें बहुत दौड़ाया, अब देख हम तुझसे कैसे निपटते हैं। आयशा दर्द से कराह उठी। आयशा चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। बाकी की गुंडे उसकी खूबसूरती को घूर रहे थे। उनके मुंह से लार टपकने लगी थी। एक गुंडा उसके करीब आया, उसके गालों को जबरदस्ती से छूते हुए बोला, अरे वाह, कसम से, तेरी तो नजाकत ही अलग है। उसने एक अश्लील चुटकुला छोड़ दिया, जिस पर बाकी गुंडे बेहुदा हंसी हंसने लगे। वो आयशा के चारों ओर घेरा डालकर खड़े हो गए थे, कुछ उसके कपड़ों को छूने की कोशिश कर रहे थे। आयशा की आंखों में अब डर साफ दिखने लगा था। एक गुंडा आयशा की पीठ पर हाथ फेर कर बोला, क्या जवानी है तेरी, मेरी जान। आयशा उस गुंडे के हाथ को झटके से खड़ी होकर भागने का रास्ता ढूंढने लगती है।
एक गुंडा छिछोरी हंसी हंसते हुए आयशा के उभार की तरफ अपने हाथ बढ़ा रहा था। आयशा जैसे ही पीछे होती हैं, वो बाकी गुंडों से टक्कर जाती हैं। वो आयशा की खुली कमर गंदे तरीके से छूने लगते हैं। एक गुंडा आयशा की ब्लाउज की डोरी खोलने की कोशिश करता है, तो आयशा उसको धक्का देती है। दो गुंडे आयशा के हाथ पकड़ लेते हैं और एक गुंडा हंसते हुए आयशा की ब्लाउज की डोरी की तरफ हंसते हुए अपने हाथ बढ़ा रहा था। आयशा बुरी तरह से चीख रही थी। वो गुंडे हंस रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक के बाद एक गोलियों की आवाज गूंज उठी। सारे गुंडे चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। आयशा ने कांपते हुए नजरें उठाई और सामने देखा। वहां रणविजय खड़ा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और वो आयशा को गुस्से से घूर रहा था, जैसे ये सब उसकी गलती हो। रणविजय के हाथ में बंदूक थी और वो एक एक गुंडे पर गोलियां बरसा के लिए तैयार खड़ा था। आसमान में सन्नाटा था, सिर्फ रणविजय का भारी भरकम गुस्सा वहां महसूस हो रहा था। आयशा ने एक पल के लिए राहत की सांस ली, लेकिन रणविजय के चेहरे पर दिखाई दे रहे डार्क एक्सप्रेशन ने उसकी धड़कनें फिर से तेज कर दी। रणविजय गन उन गुंडों की तरफ पॉइंट आउट करके रौबदार आवाज में बोला, लड़की से दूर हट जाओ। रणविजय की दमदार पर्सनैलिटी को देखकर गुंडों को घबराहट फील हो रही थी। गुंडों को लीडर गहरी सांस लेकर बोला, ये छोकरी तो अब तुम्हें नहीं मिलने वाली, ये तो हमारे साथ जाएगी। रणविजय उन गुंडों को अपनी लाल सुर्ख आंखों से ऐसे देख रहा था, जैसे वो अपनी आंखों से ही गुंडों को मार डालेगा। रणविजय उन गुंडों को गुस्से से घूर ही रहा था, तभी उन सब के कानों में एक तेज आवाज पड़ती है, छोकरी फिर भाग गई। रणविजय की आंखों पत्थर की तरह कठोर हो जाती हैं। गुरे फटाफट अपने गाड़ियों में बैठकर आयशा के पीछे निकल गए। वही रणविजय गुस्से में दांत भींचकर बोला। रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। हवा में ठंडक और एक अजीब सी बेचैनी थी। आयशा बेतहाशा भाग रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और पैरों में थकावट महसूस होने लगी थी, मगर वो नहीं रुक सकती थी। उसके पीछे अगल अगल प्रकार के शैतान जो पड़े थे। वही रणविजय पैदा ही शॉर्टकट रास्ते से होते हुए आयशा के करीब पहुंच ही गया था। पीछे से रणविजय की आवाजें आई, बटरफ्लाई रोक जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आयशा ने रणविजय की आवाज को इग्नोर किया और वो पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ गई। वो आगे आगे, रणविजय उसके पीछे पीछे भाग रहा। आयशा हौंफ रही थी, पर वो इन दरिंदों के हाथ नहीं आना चाहती। वो भागते हुए पहाड़ी के टॉप पर पहुंच चुकी थी। आगे कोई रास्ता नहीं बचा था। आगे खाई है, आयशा ने खुद से घबराते हुए कहा। फिर भी उसके कदम रुके नहीं। वो जानती थी कि रणविजय को रोकना नामुमकिन था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने कदम और तेज कर दिए। कुछ सेकंड के बाद रणविजय उसके पीछे आ ही गया। आयशा, उसकी आवाज गूंजती हुई उसके कानों में पड़ी। आयशा एक पल के लिए रुकी और मुड़ी। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। रणविजय ने तेजी से आगे बढ़ाए और आखिरकार रणविजय आयशा के पास पहुंच गया। रणविजय ने झटके से आयशा की बाजू पकड़ ली। तुम्हें लगा मुझसे बच निकलोगी? उसकी आवाज में गुस्से की लहरें थीं। मेरे चुंगल से बचना नामुमकिन है। अब तुम्हें समझ आएगा कि रणविजय अग्निहोत्री की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। आयशा ने उसकी चेस्ट पर मुक्का मारा। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे जाने दीजिए, लीव मी। रणविजय की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। उसने उसकी बाजू को और कसते हुए कहा, ताकि तुम अपने उन यारों गुंडे और कवि के साथ अयाशियां कर सको। मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये सुनते ही आयशा के अंदर गुस्सा भड़क उठा। आपको जो समझना है समझिए, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं है। अपनों को सफाई देनी होती है, आप मेरे कोई नहीं है। लीव मी मॉन्स्टर। उसने खुद को रणविजय की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो असफल हो गई। दोनों के बीच खींचातानी चल ही रही थी कि अचानक उन दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। आयशा की चीख निकली और अगले ही पल दोनों खाई की ओर फिसलते हुए गिर पड़े। गिरते वक्त आयशा ने डर से रणविजय को कसकर पकड़ लिया। वो लोग पहाड़ी से फिसलते हुए नीचे की ओर जा रहे थे। रणविजय के चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी, लेकिन उसकी मजबूत बाहों ने आयशा को खुद से दूर नहीं होना दिया। नीचे गिरने के कुछ देर बाद आयशा ने अपने आसपास देखा। वो अभी भी रणविजय की बाहों में छोटे बच्चे की तरह छुपी हुई थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसके चेहरे पर घबराहट थी। चारों ओर घन अंधेरे था। चारों ओर क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा था। रणविजय की आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। वो आयशा को खुद से दूर करके उसके गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम मुझसे नहीं बच सकती, समझी? उसकी आवाज अब भी सीरियस थी, लेकिन उतनी खतरनाक नहीं जितनी पहले थी। रणविजय आयशा कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए गुस्से में बोला, बटरफ्लाई, तुमने जो गलती की है, उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। आयशा ने उसकी तरफ देखा।
लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं आंसू थे। वो दर्द सहते हुए बोली, अगर मैं बच भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं आपके आगे कभी झुकने वाली नहीं हूं। रणविजय की पकड़ आयशा की कमर पर और मजबूत हो गई। आयशा को अपनी कमर में और असहनीय दर्द हो रहा था। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी तूफान के बाद की खामोशी। घना जंगल चारों तरफ से अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ हल्की सी हवा के साथ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रणविजय आयशा के होठों पर बाइट करके अपना हक बचते हैं, सिसक उठी। आयशा रणविजय को एक बार दिखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती हैं। वो समझ गई थी, रणविजय से कुछ बोलने का फायदा नहीं है। वही सन्नाटा इतना गहरा था कि हर हल्की आवाज खौफ का माहौल बना रही थी। रणविजय और आयशा दोनों ही जंगल के बीच फंसे हुए थे। जंगल में आ रही जानवरों की आवाज सुनकर आयशा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथों की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। आयशा ने घबराहट और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ रणविजय से कहा, हम लोग यहाँ आपकी वजह से आए हैं। आप बहुत बुरे मॉन्स्टर हैं। आयशा की आवाज कांप रही थी। रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चारों तरफ देखने में मग्न था। तभी अचानक उन्हें एक गहरी और खतरनाक दहाड़ सुनाई दी। ये दहाड़ जैसे जंगल को चीरती हुई उनके पास तक पहुंची। आयशा के चेहरे पर खौफ और बढ़ गया। उसके कदम अनायास ही रणविजय की तरफ बढ़ गए, और अगले ही पल वो डर के मारे रणविजय के सीने से चिपक गई। श श शेर, आयशा ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी और डरी हुई थी। रणविजय ने उसकी तरफ देखा, और उसके होठों के कोने हल्का सा मुड़ गए। उसके चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आ गई, जैसे उसे आयशा की घबराहट से मजा आ रहा हो। उस शेर से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खाने के लिए रणविजय नाम का शेर ही काफी है। रणविजय ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में शरारत थी। आयशा ने उसकी चेस्ट पर अपना सिर मारा। आपकी वजह से मैं यहाँ फंस हूँ, खाई से गिरकर पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो रोली आपको कभी माफ नहीं करेगा। रोली का नाम सुनकर रणविजय का चेहरा अचानक सीरियसनेस आ गई। उसकी भौहें चढ़ गईं, और उसने गुस्से में दांत भींचते हुए पूछा, ये रोली कौन है। आयशा ने अपनी तितली जैसी आंखों से रणविजय की तरफ देखा, फिर मासूमियत से बोली, वो मेरा क्यूट पाई है। रणविजय के चेहरे पर खतरनाक गुस्सा छा गया। उसे लगा रहा था, आयशा अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही है। उसका खून खौलने लगा और उसके जबड़े कस गए। क्यूटी पाई। उद्धरण चिन्ह। रणविजय ने एकदम खतरनाक आवाज में कहा, मैं तुम्हारे रोली के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। आयशा ने रणविजय को घूरते हुए कहा, आप मेरे रोली के टुकड़े करोगे। आप बहुत बुरे हो। रणविजय का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई और वो बिना सोचे समझे आयशा की तरफ झुका। अचानक उसने आयशा के होठों पर अपने होंठ रख दिए। आयशा एकदम से सन्न रह गई, उसकी आंखें खुली रह गईं, और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रणविजय की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत थी। रणविजय आयशा के होठों पर अपने होठों से अपनी मोहर लगा रहा था। रणविजय आयशा के होठों के रस को पीने से मदहोश हो रहा था। वो आयशा के होठों पर अब पैशनेट किस कर रहा था। माहौल में उनकी किस की आवाज गूंज रही थी, अम मम। रणविजय की किस में एक अजीब सा गुस्सा और जुनून भरा हुआ था। आयशा ने कुछ पल के लिए खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी सांसें बेकाबू हो गई थी। उसने अपने हाथों से रणविजय को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन रणविजय ने उसे और पास खींच लिया। रणविजय आयशा के होठों को कभी लिंक करता, तो कभी सख्त, तो कभी किसी करता, तो कभी बाइट। जब रणविजय को एहसास हुआ आयशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो आयशा के होठों को फ्री करता है। आयशा की सांसें भी तेज हो चुकी थी। उसके के चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी थी। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी धड़कन अब भी तेज थी। रणविजय ने आयशा के बालों को अपनी मुट्ठी में लेकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं। रणविजय की आंखों में जिद और जुनून था। रणविजय गुस्से चबाते हुए बोला, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड नंबर 2 रोली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कि चिंता के सामने तुम्हें अपना बनाऊंगा। आयशा ने अचानक से ठहाका मारा, जिससे रणविजय थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। आप पागल हैं क्या? उसने हंसते हुए, क्या? रणविजय ने चौंकते हुए पूछा। आयशा ने हंसी रोकते हुए कहा, रोली कोई लड़का नहीं है, वो मेरा पालतू खरगोश है। रणविजय भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, वो खरगोश? आयशा ने अब भी हंसी दबाते हुए कहा, हाँ। रणविजय आयशा के चेहरे की ओर झुका और उसकी आंखों में देखकर सीरियस टोन में कहा, खरगोश हो या कोई और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा तन, मन, आत्मा और बाकी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा है।
अंडरस्टैंड। आयशा रणविजय के जुनून को देखकर घबरा गई थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। इस वक्त आयशा का वो हल था, आसमान से टपके खजूर पर अटके। सुबह के 5 बजे रहे थे, सूरज की रोशनी आयशा के चेहरे पर पड़ रही थी, जो रणविजय की बाहों में सो रही थी, और रणविजय एक घने से पेड़ के नीचे बैठा था। आयशा ने अपना सिर रणविजय की चेस्ट पर रखा हुआ था। आयशा रणविजय को पकड़कर उसके चेस्ट पर अपना चेहरा छुपाकर वापस से सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी आयशा को ऐसा लगा जैसे कोई उसका पैर को चाट रहा हो। आयशा को लगा रणविजय उसको सुबह सुबह परेशान कर रहा है। आयशा नींद में अपना पैर झटकते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे और सोना है, मुझे परेशान मत करो। आयशा फिर से रणविजय के सीने पर अपना चेहरा छुपाकर सोने की कोशिश करने लगती है। तभी आयशा को अपने पैरों में कुछ चुभता है, लेकिन जैसे उसे समझ में आता है कि जैसे दक्ष तो उसके नीचे सो रहा है और वो दक्ष के ऊपर सो रही है, तो उसके पैर चाट कौन रहा है। उसे याद आता है कि पिछले रात को जब वो थक कर सो गई थी। आयशा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसका पैर का अंगूठा एक टाइगर के मुंह में थी। टाइगर को देखकर आयशा की डर से हालत खराब हो गई। टाइगर आयशा को देखकर धीरे से गुर्राया। आयशा डर कर रणविजय के चेस्ट में अपना छोटा सा चेहरा छुपा लेती है। वही रणविजय जो फिर आंखें बंद करके बैठा था, वो अपनी आंखें खोलकर टाइगर को देखता है। टाइगर रणविजय की आंखों में देखता है। दोनों एक दूसरे को अपनी लाल सुर्ख आंखों से देख रहे थे। रणविजय टाइगर से अपनी रौबदार आवाज में बोला, खबरदार अगर मेरी बटरफ्लाई की तरफ आंखें उठाकर देखा। दोनों कुछ देर एक दूसरे को एकटक ऐसे ही घूरते रहते हैं, और आखिरी में टाइगर 2 कदम रणविजय और आयशा की तरफ बढ़ता है और फिर साइड से निकल जाता है। रणविजय आयशा के कान पर बाइट करके डीप वॉइस में बोला, सुबह सुबह क्या करने का इरादा है। आयशा घबराए आवाज में पूछती है, वो टाइगर हमें खा गया क्या? जो आप ऐसी छिछोरी बातें एक मासूम लड़की से कर रहे हैं। रणविजय इस बार जोर से आयशा को कान पर बाइट करके बोला, वो नहीं, ये वाला टाइगर तुम्हें खा जाएगा। फिर रणविजय चारों ओर देखता है। जंगल में घनी हरियाली फैली हुई थी, जैसे किसी ने हरे कंबल से ढक दिया हो। पेड़ों के बीच से एक नदी बह रही थी, जिसके पानी की ठंडी ठंडी लहरें मन को सुकून देने वाली थी। रणविजय आयशा को अपनी बाहों में भरकर नदी के पास लेकर जाता है। आयशा अपना सिर उठाकर देखती है तो चारों का नजारा देखकर वो एक पल के लिए सब कुछ भूल जाती है। वही रणविजय आयशा को अपनी बाहों में लेकर नदी में उतरने लगता है। जब उन दोनों के कंधे तक नदी का पानी आने लगता है तो रणविजय रुक जाता है। रणविजय आयशा को अपनी बाहों से उतरकर उसकी कमर से पकड़कर सही से खड़ा करता है। फिर रणविजय आयशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए उसके होठों पर अपने सख्त होंठों को रख उसके सांसों को अपने सांसों में उतारने लगता है। आयशा रणविजय के लोअर लिप पर बाइट करके उसकी पकड़ से अपने होठों को छुड़ावकर गुस्से से घूरती है। आयशा रणविजय से बोली, आप बार बार मेरे करीब क्यों आ जाते हैं? रणविजय आयशा की कमर मसलते हुए बोला, इस जंगल में तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? ये कहते हुए रणविजय आयशा को अपने गोद में उठाता है। रणविजय आयशा की आंखों में आंखें डालकर कोल्ड वॉइस में बोला, अगर अपनी दीदी को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे साथ रोमांस में कोऑपरेटिव करो, ये धमकी नहीं है। आयशा रणविजय की आंखों में देख सकती थी, वो इस वक्त झूठ नहीं बोल रहा। आयशा ना चाहते हुए भी अपने हाथ रणविजय के बालों में चलने लगती है। रणविजय एक बार फिर से आयशा के होठों को अपने होठों में भर लेता है। रणविजय आयशा को पैशनेट किस कर रहा था। आयशा शांत खड़ी थी और रणविजय उसके होठों का रस पी रहा था। कुछ देर बाद रणविजय को फील होता हुए कि आयशा सांस नहीं ले पा रही है, तो रणविजय अपनी किस ब्रेक कर आयशा के चेहरे को थामते हुए उससे बोला, बटरफ्लाई तुम्हारे होंठ तो बहुत टेस्टी हैं, इनको खा जाने का मन कर रहा है। आयशा को अपनी थाई पर रणविजय का हाथ महसूस होता है, तो वो रणविजय को गुस्से में देखते हुए बोली, आप अपना हाथ दूर कीजिए। रणविजय तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए पूछता है, कहाँ मैं अपना हाथ दूर करूं? रणविजय के सवाल पर आयशा शर्म से लाल हो गई। आयशा रणविजय से दूर जाने की कोशिश करती है। रणविजय आयशा के साथ नदी में रोमांस कर ही रहा था कि तभी वो गुंडे वहां भी टपक जाते हैं। आयशा उन गुंडों को देखकर रणविजय और खुद को पानी के अंदर छुपा लेती है। रणविजय आयशा को घूरता है तो आयशा आंखों से चुप होने का इशारा करती है। रणविजय और आयशा चुपचाप नदी के अंदर छुपे हुए थे, उनकी सांसें थमी हुई थीं। पानी बहुत ठंडा था। रणविजय लगातार आयशा को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। बाहर गुंडों के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक गुंडा बुदबुदाया, कहीं इधर ही है वो छोकरी। वो लोग नदी के किनारे तक आ गए, लेकिन उन्हें कुछ दिखा नहीं। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद वो आगे बढ़ गए।
गुंडे बड़े आगे जाकर पेड़ों के पीछे छुप गए, ताकि अगर आयशा कहीं छुपी हुई है, तो उनके जाने के बाद बाहर आ जाए, और हुआ भी यही। आयशा नदी से बाहर निकल रही थी। रणविजय ने हल्की सांस ली, आयशा की आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाया, थोड़ा और इंतजार करो, वो गए नहीं है। रणविजय ने आयशा की कलाई पकड़ ली। रणविजय तो नेशनल लेवल का स्वीयर था, उसके लिए पानी में सांस रोककर रहना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन अब आयशा के लिए मुश्किल हो रहा था, पर वो फिर भी खुद पर कंट्रोल करके खड़ी थी। वही गुंडे कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। जब आयशा बाहर निकल आया, तो वो गुंडे वहां से आगे बढ़ गए, और उसके अगले ही पल आयशा और रणविजय पानी से बाहर आते हैं। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। कुछ देर बाद रणविजय आयशा को अपनी गोद में उठाकर नदी से बाहर लेकर आता है, और जमीन पर पटकते हुए गुस्से में दांत भींचकर बोला, हाउ डरे यू स्टॉप मी? वॉट डू यू थिंक आई कुडंट फाइट दोज गून्स? आयशा जमीन पर गिर ही चीख पड़ती है और अपनी कमर और बॉम्ब मसलते हुए बोली, उनके पास तलवारें थी, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। रणविजय आयशा को गुस्से से घूरते हुए बोला, रणविजय अग्निहोत्री किसी के बाप से नहीं डरता, तो अगली बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना, बेवकूफ लड़की। आयशा रणविजय की डांट सुनकर बच्चों की तरह रोते हुए बोली, आपको कुछ हो जाता, तो वो गुंडे मुझे उठाकर ले जाते। रणविजय पंजों के बल आयशा के पास बैठकर पूछता है, ये गुंडे कौन हैं? क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? आयशा मासूम चेहरा बनाकर बोली, मुझे कुछ नहीं पता। रणविजय आयशा की चिन पकड़कर ऊपर करते हुए बोला, पता नहीं है, या बताना नहीं चाहती? आयशा की आंखें अचानक ही फैल जाती हैं, और उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आती हैं। आयशा ने ऐसा क्या देखा, जो उसके पसीने छूट? मुंबई शहर की एक चमचमाती बिल्डिंग के एक आलीशान कैबिन में एक हैंडसम लड़का ब्राउन कोट पहने हुए था, और अपनी चेयर पर बैठा था, और टेबल पर उसके नाम की चमचमाती नेमप्लेट रखी थी, निखिल कपूर, और टेबल के दूसरी तरफ खड़ी अपनी सेक्रेटरी श्वेता को बड़ी ही मदहोश नजरों से घूर रहा था। निखिल की नजरें बार बार श्वेता की आंखों से मिलती, और दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बन रही थी। श्वेता हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी नजरों का जवाब दे रही थी, मानो दोनों के बीच कुछ अनकही प्यार की बातें कर रहे हो। निखिल ने अपनी चेयर को थोड़ा पीछे किया और आराम से बैठते हुए बोला, श्वेता, तुम जानती हो ना कि इस प्रोजेक्ट में तुमने बहुत कमाल किया है। उसकी आवाज में मदहोशी झलक थी, जो तारीफ से ज्यादा कुछ और इशारा कर रहा थी। श्वेता मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, सर, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर पाई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, और उसकी मुस्कान में एक हल्की शरारत छिपी हुई थी। निखिल ने उसे एक बार फिर सिर से पैर तक देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, श्वेता, तुम्हारा ये हॉट फिगर मुझे अपना दीवाना कर रहा है। उसकी आंखों में डिजायर साफ झलक रही थे। श्वेता ने हल्के से सिर झुकाया और अपनी मुस्कान को छिपाने की कोशिश की। सर, आप बहुत फ्लर्टी हो रहे हैं, उसने हंसते हुए कहा। निखिल ने आई वीक करते हुए बोला, अरे, फ्लर्ट तो मैं तुम्हारे साथ ही कर सकता हूँ, क्योंकि तुम स्पेशल हो। श्वेता उसकी बात सुनकर शर्म गई, और दोनों के बीच माहौल गर्म हो गया। निखिल ने बड़ी ही डीप वॉइस में बोला, श्वेता बेबी, मैं तुम्हें बिना क्लोथ्स के देखना चाहता हूँ, क्या तुम अपने निखिल सर की इस इच्छा को पूरा करोगी? निखिल की बात सुनकर श्वेता पहले तो शर्म जाती है, और उसके अगल ही पल अपना टॉप रिमूव करके निखिल की गोद में बैठकर सेक्सुअल वॉइस में बोली, निखिल सर, मैं तो आपके बस्तर पर भी बिछने को तैयार हूँ, आप एक इशारा तो कीजिए। निखिल काफी हैंडसम और चार्मिंग था। लड़कियां निखिल को आगे से अप्रोच करती थी। निखिल की स्माइल जो हमेशा उसके होठों पर साजी रहती है, वो लड़की को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। निखिल इविल स्माइल करते हुए श्वेता के उभारों पर किस करके डीप वॉइस में बोला, यू आर सो हॉट एंड सेक्सी बेबी। निखिल के होठों की छुबान अपने उभारों पर महसूस करके श्वेता के पूरे बदन में बिजली दौड़ पड़ती है। निखिल श्वेता के होठों पर अपने होंठ रखता है और उसको पैशनेट किस करते हुए उसकी पोल बॉडी की इनर के हुक खोल रहा था। तभी निखिल का फोन रिंग किया। फोन की रिंग सुनकर निखिल श्वेता के होठों से दूर होकर अनमने ढंग से फोन उठाया। निखिल ने फोन पर कहा, यार प्रतीक, तू हमेशा गलत टाइम पर ही फोन क्यों करता है? अच्छा बोलो, लेकिन उसकी नजरें अभी भी श्वेता पर ही टिकी हुई थीं। फोन के दूसरी तरफ से प्रतीक गुस्से में बोला, तुम और रणविजय कहाँ हो? आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम दोनों का कुछ पता नहीं है। निखिल श्वेता के गर्दन पर किस करके बोला, यार मैं अपने कैबिन में हूँ और रणविजय का मुझे कुछ नहीं पता। प्रतीक गुस्से में दांत भींचकर बोला, रणविजय को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। आज की मीटिंग में कंपनी के हम तीनों पार्टनर्स के होना बहुत इंपॉर्टेंट है। निखिल ने फोन डिस्कनेक्ट किया और श्वेता की तरफ देखकर आंख मारी। लगता है मीटिंग का वक्त हो गया।
लेकिन हम फिर मिलेंगे, बेबी। श्वेता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और निखिल अपनी कुर्सी से उठकर कैबिन से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी ओर प्रतीक आहूजा अपने कैबिन में बैठा था, उसकी नजरें सामने खड़ी उसकी सेक्रेटरी नेहा पर थीं, जो किसी फाइल को ठीक करने में लगी थी। प्रतीक हमेशा से गुस्सैल और सख्त स्वभाव का था और लड़कियों के साथ उसका व्यवहार बहुत ठंडा रहता था। उसे कभी किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। नेहा से थोड़ी सी गलती हो गई थी और प्रतीक इस पर चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हें समझ नहीं आता। इतनी बार कह चुका हूं कि फाइल्स को सही से ऑर्गेनाइज करो, फिर भी तुमसे हर बार गलती हो जाती है। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। नेहा थोड़ा डरते हुए बोली, सॉरी सर, अगली बार ध्यान रखूंगी। प्रतीक ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, सॉरी से कुछ नहीं होगा, मुझे परफेक्शन चाहिए। अगर फिर से ऐसी गलती हुई तो तुम यहाँ नहीं रहोगी, समझी? नेहा ने सिर हिलाकर हामी भरी, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। प्रतीक ने उसे फाइल के साथ बाहर जाने का इशारा किया और नेहा जल्दी से वहां से निकल गई। तभी निखिल प्रतीक के कैबिन में आ जाता है। उसने प्रतीक को देखा और मजाकिया अंदाज में कहा, अरे यार, इतना गुस्सा क्यों? हमेशा लड़कियों पर ही चिल्लाते रहते हो, कुछ तो मस्ती कर लिया कर, लाइफ में थोड़ा मजा डाला लो। प्रतीक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम जानते हो, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है। मैं यहाँ काम के लिए हूँ, बेवजह की बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास। निखिल हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा। यार, तू एकदम बोरिंग इंसान है, लाइफ में थोड़ा मजा भी ले लिया कर। प्रतीक ने उसे झटकते हुए कहा, मुझे तेरे जैसे बनना नहीं है, और वैसे भी, मैं यहाँ लड़कियों के साथ नैन मटक्का करना पसंद नहीं है। ये सब तुम्हें ही मुबारक। निखिल ने मजाक में कहा, अरे, नैन मटक्का भी तो जिंदगी का हिस्सा है। मैं भी काम करता हूँ, क्योंकि थोड़ा एंजॉय भी तो जरूरी है। प्रतीक ने उसे गुस्से से देखा और कहा, तू अपना काम कर और मुझे अपना करने दे। निखिल हंसता हुआ चेयर पर बैठ गया। ठीक है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, लेकिन कभी कभी थोड़ी मस्ती भी कर लिया कर। लड़कियों के साथ बेड पर कबड्डी खेल लिया कर, बड़ा मजा आता है। प्रतीक निखिल की डबल मीनिंग वाली बात सुनकर गुस्से में बोला, मिस्टर रणविजय कहीं गायब हैं, और मिस्टर निखिल को फालतू बातों से फुर्सत नहीं। तभी प्रतीक का फोन रिंग करता है और वो फोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ से प्रतीक का बॉडीगार्ड कुछ बोल और प्रतीक की आंखें फैल गई। निखिल प्रतीक को देखकर खुद से बोला, इसको क्या हुआ है? वही प्रतीक फोन डिस्कनेक्ट करके निखिल से सीरियस टोन में बोला, रणविजय गायब हो गया। निखिल ये बात सुनकर हैरानी से बोला, दुनिया को गायब करने वाला आदमी खुद कहाँ गायब हो गया? वहीं दूसरी तरफ जंगल में भटकते हुए रणविजय और आयशा को रात हो चुकी थी। उनको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। आयशा के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। तभी उन्हें दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। दोनों थोड़ा सतर्क हुए और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। आवाज एक छोटे से काबिल के लोगों की थी, जो इस जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। रणविजय और आयशा को देखते ही काबिल वाले चौंक गए, लेकिन फिर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। एक बूढ़े व्यक्ति ने आंखें बढ़कर कहा, अरे, लड़का लड़की अकेले जंगल में भाग कर आए हो ना? आयशा ने घबराते हुए जवाब देने की कोशिश की, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो रास्ता भटक गए थे। बूढ़े आदमी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और बाकी लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे, ये दोनों तो घर से भागे हुए लग रहे हैं। अब काबिल के रिवाज के हिसाब से इनकी शादी तो पक्की है। आयशा और रणविजय एक दूसरे को देखते ही रहे, कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। इतने में काबिल की औरतें आयशा को हाथ में माला पकड़ दी और रणविजय की तरफ भी एक माला बढ़ा देती हैं। रणविजय गुस्से से भर जाता है, क्या बकवास है ये? हम यहाँ शादी करने नहीं आए हैं, हमें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। काबिल का सरदार रणविजय की बात सुनकर बोला, पहले तुम दोनों एक दूसरे के गले में ये माला पहनाओ, फिर मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। रणविजय सिचुएशन को देखकर उसकी बात मानकर आयशा के गले में माला पहना देता है और आयशा भी रणविजय के गले में माला पहना देती हैं। काबिल का सरदार बोला, मुरब्बा हो, तुम दोनों की शादी हो गई, अब तुम अपने दिल की आग को बूझ सकते हो। अचानक ही रणविजय आयशा की तरह देखकर तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या ख्याल है? आयशा घबराई नजरों से सबको चारों ओर देख रही थी। काबिल का सरदार रणविजय से बोला, बाबू साहब, पहले खाना, फिर सुहागरात, फिर जंगल से विदाई, मंजूर हैं? काबिले वाले हमेशा उनके इलाके में आए लड़का लड़की की ऐसे ही अपने तरीके से शादी करवा देते थे। वही रणविजय मौके की नजाकत को समझते हुए मान जाता है। वैसे भी काबिल वाले तो उसकी मन की मर्जी कर रहे थे। रणविजय को आयशा के करीब जाना था और काबिल वालों ने उसकी मन की ही कर रहे थे। पहले खाना होता है।
रणविजय और आयशा तो कुछ नहीं खाते। फिर कुछ औरतें आयशा का हाथ पकड़कर उसे एक झोपड़े की तरफ ले जाने लगती हैं, और बाकी रणविजय को। झोपड़ा अच्छी तरह सजाया गया था, फूलों से महक रहा था। एक बुजुर्ग महिला ने हंसते हुए कहा, अब तुम दोनों का विवाह हुआ है, तो सुहागरात का आनंद भी ले लो। आयशा को ये सुनकर झटका लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये लोग उसको कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे थे। काबिल वाले हंसते हुए बाहर चले गए। रणविजय आयशा की कमर को छूते हुए बोला, आज की रात मेरे आगोश में समाने के लिए तैयार हो ना। आयशा ना में सिर हिलाती है, फिर रणविजय से दूर होकर अपनी शेरवानी की जेब से फोन निकलकर नेटवर्क देखता है। वही आयशा को घबराहट में एकदम से प्यास लगी, तो झोपड़े के अंदर रखा एक बर्तन उठाया और बिना सोचे समझे पानी समझ कर पी गई। रणविजय नेटवर्क के चक्कर में फोन लेकर झोपड़ी के बाहर चला जाता है। रणविजय फोन में नेटवर्क चेक कर रहा था, ताकि वो शमशेर को करके अपनी लोकेशन भेज सकें। तभी कुछ काबिले वाले रणविजय को झोपड़े के बाहर देखकर रणविजय को वापस झोपड़े में छोड़कर आ जाते हैं, और बाहर से झोपड़े का दरवाजा लॉक करके चले जाते हैं। रणविजय गुस्से में दांत भींचकर बोला, क्या मुसीबत है? तभी रणविजय की नजर झूमती हुई आयशा पर गई। रणविजय उसको इग्नोर करके चुपचाप बेड पर बैठा गया। रणविजय इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था, ये सब क्या हो रहा है, और ये लड़की क्या कर रही है, उसने सोचा। तभी आयशा लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी। तुम बहुत हैंडसम हो पतिदेव, वह धीरे धीरे कहती हुई उसकी ऊपर झुकने लगी। आयशा की बात सुनकर रणविजय की आंखें छोटी हो गई। उसने आयशा को दूर करते हुए कहा, होश में हो या नहीं? दूर रहो मुझसे, ठरकी लड़की। आयशा को रणविजय की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह उसके पास आकर उसकी शर्ट पकड़ती है और उसे बिस्तर पर धकेल देती है। तुम्हें पता है, आज हमारी शादी हो गई है ना, अब आज की रात में तुम्हारे साथ बेड पर कुंग फू करूंगी। आयशा अपनी बात बोलकर हंसने लगती है। वह बेतुकी बातें करती जा रही थी। रणविजय उसे दूर धकेलने की कोशिश करता है, पर आयशा उसके सीने पर सिर रख कर लेट जाती है। तुम बहुत बुरे हो, मैंने सुना है तुम बेड पर एक साथ दो लड़कियां के साथ कुंग फू करते हो, पर ये सब अब नहीं चलने दूंगी। अब सिर्फ बेड पर आपके साथ मैं ही रहूंगी। रणविजय चौंक जाता है, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? उसने गुस्से में कहा। आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इतने गुस्सैल क्यों हो? वैसे तुम गुस्से में मुझे तो तुम बहुत प्यारे लगते हो। किसी दो ना। रणविजय ने आयशा को फिर से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन आयशा इस बार उसकी बाहों में कस गई। तुम्हें पता है, तुम जितने गुस्से में रहते हो उतने ही हैंडसम लगते हो। रणविजय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम पूरी तरह पागल हो गई हो। लेकिन आयशा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने रणविजय की ओर इशारा करते हुए हंसी। तुम्हें पता है, आज तो हमारी शादी हुई है। हम तो अब पति पत्नी हैं, और पति पत्नी के बीच तो प्यार होना चाहिए, है ना? तो सुहागरात हम कब मनाएंगे? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, मैं क्या करूं? रणविजय अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, बटरफ्लाई, होश में आओ। आयशा उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मैं बिल्कुल होश में हूँ, और आज रात आपसे बहुत प्यार करने वाली हूँ। आयशा अपनी बात बोलकर क्यूट तरीके से हंसने लगती है। रणविजय ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, प्यार चाहिए? आयशा हाँ में सिर हिलाती है, और अचानक ही रणविजय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। तभी बारिश की आवाज सुनकर आयशा नशे में झूमती हुई खिड़की के पास गई, और बारिश की बूंदों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। बारिश हो रही है, आयशा ने खुश होकर कहा, और झट से झोपड़े के पीछे वाले दरवाजे से बाहर की तरफ भागी। रणविजय गुस्से में चिल्लाया, बटरफ्लाई, कहाँ जा रही हो? पर आयशा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो बारिश में भीगने के लिए मचल गई थी। आयशा बाहर जाकर बारिश में भीगने लगी। उसकी नजर अचानक जुगनू पर पड़ी, जो चमकते हुए उड़ रहे थे। जुगनू, जुगनू कितने प्यारे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और उनके पीछे भागने लगी। रणविजय ने गुस्से में कहा, ये लड़की पागल हो गई है। उसने भी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ाए। वो आयशा के पीछे पीछे जंगल में चल पड़ा। बारिश तेज हो रही थी और रास्ता कीचड़ से भर गया था, लेकिन आयशा को इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो तो जुगनुओं के पीछे भागती जा रही थी, हंसती खिलखिलाती हुई। आखिरकार आयशा एक खूबसूरत जगह पर पहुंच गई। चारों ओर हरी भरी पेड़ और चमकते हुए जुगनू जैसे किसी सपनों की दुनिया में ले आए थे। रणविजय भी वहां आ गया, पर उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। वो तेजी से आयशा की ओर बढ़ा और उसकी बांह पकड़कर खींचा। हैव यू गॉन क्रेजी, कम बैक। आयशा जो नशे में थी, रणविजय की ओर मुड़ी और उसकी ओर देखकर मुंह फुलाकर बोली, अरे तुम कौन हो? गुंडा हो क्या? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो?
रणविजय की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। उसने आयशा के मुलायम गाल अपने हाथों में दबाते हुए कहा, तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हें खरीदा है। आयशा ने झट से अपना चेहरा छुड़ाते हुए मुंह बनाकर कहा, मैं सब्जी थोड़ी हूँ जो अपने मुझे खरीदा है, आप पागल आदमी हो। रणविजय ने उसे घूरते हुए कहा, और तुम नशेड़ी लड़की हो। आयशा ने रणविजय के सीने पर हल्के हल्के मुक्के मारते हुए कहा, आपकी शक्ल तो मगरमच्छ जैसी है, आप मगरमच्छ अग्निहोत्री हैं। आयशा अपनी बात बोलकर खिलखिलाने लगती हैं। रणविजय ने गुस्से से उसे एक पल के लिए देखा, लेकिन आयशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नशे में रणविजय की बातों को मजाक में ले रही थी। तुम गुंडे हो, बदमाश हो, और मेरी जिंदगी खराब करने आए हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर जुगनुओं की ओर इशारा करते हुए बोली, देखो कितने सुंदर हैं ये जुगनू, तुम्हारी तरह डरावने नहीं। रणविजय का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो आयशा की नासमझी और उसकी भोली हरकतों से इरिटेट हो रहा था, लेकिन वो उसकी मासूमियत में खोने भी लगा। उसने गहरी सांस ली और फिर खुद को शांत करते हुए धीरे धीरे कहा, इस लड़की से अभी कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। ये अभी नशे, इस बेवकूफ लड़की को पानी की जगह वो शराब पीने की क्या जरूरत थी। इसको पानी और शराब में फर्क नहीं पता, इडियट। आयशा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बारिश में भीगते हुए जुगनुओं के बीच नाचने रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो एक छोटे से कीचड़ के गड्ढे में गिर पड़ी। उसके कपड़े गंदे हो गए और वो जैसे ही उठने की कोशिश करती, फिर फिसल जाती। उफ! आयशा ने बुदबुदाते हुए गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार कीचड़ में और ज्यादा फंस जाती। नशे की वजह से उसकी हालत और भी खराब थी। रणविजय की आंखों में गुस्सा था और चेहरा सख्त। वो आयशा को इस हाल में देखकर आग बबूला हो जाता है। ये लड़की ना जाने आज क्या करके मानेगी, लेकिन फिर भी उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रणविजय ने गुस्से भरे लहजे में कहा, हाथ पकड़ो। आयशा ने रणविजय का हाथ पकड़ा, लेकिन नशे में धुत होने के कारण उसने रणविजय को भी खींच लिया और दोनों कीचड़ के गड्ढे में गिर पड़े। रणविजय का चेहरा पहले तो गुस्से से भर गया, लेकिन फिर उसने देखा कि आयशा हंस रही थी। वो खिलखिला रही थी, जैसे उसे इस गड्ढे में गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसकी भीगी हुई जुल्फें गालों से चिपक गई थी और कीचड़ में सना उसका शरीर उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। रणविजय की निगाहें उसकी होठों पर ठहर गईं। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब कुछ और था। रणविजय का गला सूखने लगा था। रणविजय ने बिना कुछ सोचे समझे आयशा को अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी और आयशा की मदमस्त हंसी धीरे धीरे थमने लगी। रणविजय ने उसके होठों को अपने होठों से छू लिया और फिर रणविजय आयशा के होठों का रस पीने लगता है। रणविजय आयशा के होठों पैशनेट किस कर रहा था। आयशा ने कोई विरोध नहीं किया, वो भी इस पल में पूरी तरह खो गई थी। रणविजय के हाथ आयशा की खुली पीठ पर चल, उनके बीच की दूरी मिट रही। लंबी किस के बाद रणविजय आयशा की गर्दन पर किस करता है। रणविजय आयशा की कीचड़ से सनी कमर पर सेक्सुअल वे में अपना हाथ घूम रहा था। आयशा मदहोश होती जा रही थी। रणविजय के का एक हाथ आयशा के ब्लाउज के अंदर सरक रहा था और आयशा मदहोश होकर आहें भरने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ गुंडे भी टॉर्च लेकर जंगल में आयशा को ढूंढते घूम रहे थे और वो भी उस तरफ ही बढ़ रहे थे जहां आयशा और रणविजय थे। बारिश की बूंदों ने जंगल की मिट्टी को गीला कर दिया था और हर तरफ धुंध सी छाई हुई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हाथों में तलवार और टॉर्च लिए गुंडों का झुंड चारों तरफ घूम रहा था। सबकी नजरें आयशा को ढूंढ रही थी, उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। गुंडों का लीडर ने गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, जल्दी ढूंढो, वो कहीं ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार की तलाश में हो। लीडर गुस्से में बोला, वो छोकरी मिलेगी तो ऐसी हालत करूंगा कि हमेशा याद रखेंगी। तभी पीछे से एक गुंडा छिछोरी हंसी हंसते हुए बोला, पहले हम सब मजे लेंगे उस छोकरी के साथ, फिर भैया जी के हवाले करेंगे। उसकी ये बात सुनकर सारे गुंडे जोर से हंसने लगे। बारिश की आवाज और उनकी घटिया हंसी ने जंगल का माहौल और भी भयानक बना दिया था। लीडर ने एक बार फिर अपने तलवार को कसकर पकड़ा और इधर उधर देखा। सब तरफ देखो, वो जंगल में ही कहीं छुप कर बैठी हैं। गुंडे जंगल के और गहरे हिस्से में फैले पेड़ों के बीच टॉर्च की रोशनी डालते हुए जैसे किसी शिकार को फंसा लेने का इंतजार कर रहे हों। वही आसमान से बारिश की बूंदें आयशा और रणविजय को भींगो रही थी और आयशा की सांसें तेज हो रही थी और उसके दिल की धड़कनें उसकी सीने में महसूस हो रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और वह हल्के से कांप उठी। रणविजय ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। आयशा ने शर्म कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया।
आयशा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन रणविजय का करीब आना और भी मुश्किल बना रहा था, और धीरे धीरे बारिश की बूंदें उस गड्ढे में गिरती जा रही थीं। चारों तरफ सिर्फ बारिश और कीचड़ का शोर था। रणविजय ने एक हाथ से आयशा कमर थामी, और धीरे से उसके माथे पर मिट्टी लगाते हुए बोला, तुम्हें पता भी है, कितनी खूबसूरत लग रही हो अभी। आयशा ने मुस्कुराते हुए हल्की सी सांस ली, जैसे उसकी हर बात पर वो मदहोश हो रही हो। रणविजय ने अपने उंगलियों से उसके गाल पर मिट्टी फैला दिया, और उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसकी नजरें ऐसे थीं, जैसे वो आयशा को अपनी पूरी दुनिया बना चुका हो। उसने धीरे धीरे मिट्टी से भरे हाथ से आयशा की नोज को छुआ, उसकी नोज के ऊपर से मिट्टी की एक पतली लाइन खींच दी। आयशा की नजरें झुकी, पर उसका दिल और तेज धड़कने लगा। रणविजय का हाथ अब उसकी ठुड्डी पर था। उसने उंगलियों से उसकी ठुड्डी उठाई और बड़े प्यार से उस पर मिट्टी लगाई। आयशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे हर पल रणविजय के करीब जाने की चाहत हो रही थी, पर वो चाहत भीगी बारिश में और गहरी हो रही थी। रणविजय ने अब उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से छुआ। ठंडी बारिश और गर्माहट के बीच उसकी उंगलियों का स्पर्श आयशा को मदहोश कर रहा था। उसने धीरे धीरे उसकी गर्दन पर मिट्टी लगाया, और फिर उसकी कॉलरबोन तक गया। उसकी सांसें और तेज हो गईं। आयशा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में तूफान था। रणविजय जी। आयशा आवाज में एक हल्की सिहरन थी। रणविजय ने उसके उभारों पर डेविल स्माइल करते हुए मिट्टी लगाई, और मसलते हुए बोला, क्या हुआ, डर रही हो? आयशा ने अपनी सांसें थाम लीं, और उसकी आहटें बारिश के बीच खोने लगीं। नहीं। आयशा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो पल को महसूस करना चाहती हो। रणविजय का हाथ अब उसके पेट पर सरक रहे थे। उसने धीरे धीरे आयशा की नेवल के पास मिट्टी से भरे उंगलियों को घुमाया, और आयशा के शरीर ने उसकी हर उंगली का स्पर्श महसूस किया। कैसा फील हो रहा है? रणविजय ने उसके कानों के पास धीरे से फुसफुसाया, और उसके पैरों की तरफ झुकने लगा। उसने आयशा का लहंगा ऊपर उठकर कर उसकी खूबसूरत टांगों पर मिट्टी लगाना शुरू किया, पहले घुटनों तक, फिर धीरे धीरे उसकी थाई पर। रणविजय के हाथ सेक्सुअल वे में चल रहे थे। आयशा का दिल एक पल को रुक सा गया। जब रणविजय ने उसकी थाई पर बाइट किया, उसकी सांसें गहरी हो गईं, और वो पूरी तरह रणविजय के स्पर्श में डूब चुकी थी। आयशा ने अपने हाथों से रणविजय को अपनी ओर खींचा। उसकी उंगलियां रणविजय की पीठ पर मिट्टी में लिपटी हुईं। दोनों के शरीर भीग चुके थे। रणविजय आयशा को लेफ्ट करके अपनी गोद में चढ़ा लिया, और आयशा के पैरों को अपनी कमर पर चारों ओर लेपट कर किस करते हुए उस गड्ढे से बाहर निकल गया। रणविजय आयशा को किस करते हुए झोपड़े में लेकर पहुंचता है। रणविजय को एहसास आयशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रणविजय आयशा के होठों से दूर हो जाता है। आयशा गहरी गहरी सांस लेने लगती है। रणविजय देखता है, उसके और आयशा के कपड़े भीग चुके हैं। रणविजय आयशा के कपड़े रिमूव करके उसको बेड पर लेटा देता है, और उसको ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। और फिर रणविजय अपने कपड़े भी रिमूव करके कपड़ों को कुर्सी पर सूखा देता है। रणविजय जब आयशा के पास आकर लेटता है, तो पाता है आयशा सो चुकी है। रणविजय आयशा को अपनी बाहों में भरकर बोला, अब ये बदन मेरा है। फिर रणविजय आयशा के बदन पर सेक्सुअल वे अपना हाथ फ्लो करके उसके सेंसिटिव एरिया को महसूस करता है। वहीं दूसरी तरफ शमशेर बड़ी बेचैनी से लैपटॉप के स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं, जैसे किसी तरह रणविजय की लोकेशन ट्रैक करने में कामयाब हो जाए। आसपास बाकी बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे, सभी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। क्या बॉस की लोकेशन मिल रही है? शमशेर से बगल में खड़े बॉडीगार्ड ने पूछा। नहीं, सिग्नल बार बार गायब हो रहा है, लगता है फोन ऑफ कर दिया गया है, शमशेर ने बॉडीगार्ड को जवाब दिया। शमशेर का चेहरा और गंभीर हो गया। तभी एक दूसरा बॉडीगार्ड शमशेर से बोला, कुछ तो करो यार, वो फोन ट्रैक होना चाहिए, बॉस की जान खतरे में भी हो सकती है। तभी एक बॉडीगार्ड का फोन बजा। उसने जल्दी से फोन उठाया और कुछ पल बात की, फिर शमशेर की ओर देखा। सर, हमारी एक टीम से संपर्क हो गया है, लेकिन उसने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या? शमशेर ने झटके से पूछा। वो भी कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। शमशेर ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। उसकी आवाज और सख्त हो गई। बॉस कहाँ है? किसी को कुछ पता नहीं है। सभी बॉडीगार्ड्स चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए। कोई भी शमशेर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये देखकर शमशेर का गुस्सा और बढ़ गया।